हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जो ब्लड रिपोर्ट होती है उसको किस प्रकार से आप घर पर भी देख सकते हैं और आप खुद पता कर सकते हैं कि इसमें कहाँ पर समस्या आ रही है और कौन सी समस्या हो रही है और किस कारण से समस्या आ रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं, ये आपके सामने जो है ये आपकी सीबीसी ब्लड रिपोर्ट है जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंटिंग दी गई है। इसमें हम डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में देखेंगे और फिर इसके अंतर्गत आने वाले कौन से ब्लड सेल्स जो होती हैं उनमें किसकी कमी से या कौन सी ब्लड सेल्स की कमी से कौन सी समस्या होती है, ये बात हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा सीबीसी है, सीबीसी काउंट ब्लड है, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हीमोग्लोबिन जो हमारा होता है ये आरबीसी का हिस्सा है। हीमोग्लोबिन जो होता है ये आरबीसी में पाया जाता है और हीमोग्लोबिन जो हमारा आरबीसी में पाया जाता है, आरबीसी का पूरा नाम सबसे पहले हम बात करते हैं। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड कार्पुसेल्स होता है, जिसे हम हिंदी में लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। और इसका दूसरा नाम जो हमारा होता है, इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा आरबीसी होता है, आरबीसी का यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड की अगर हम 100 ml क्वांटिटी लेते हैं तो उसमें हमारा जो है किसी स्वस्थ व्यक्ति का 15 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन होना चाहिए। यहाँ पर आप रेफरेंस इंटरवल में देख रहे हैं 11.5 से 11.5 से लेकर के 15.5 तक दिया गया है। इसके बीच में ये हमारी स्वस्थ दशा को दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो दिया गया है, जो पेशेंट की रिपोर्ट है उसमें 11.3 दिया गया है। मतलब कहीं ना कहीं इसके हीमोग्लोबिन में कमी आई है। हीमोग्लोबिन की कमी आने का मतलब होता है कि या तो इसकी आरबीसी की संख्या डाउन है, जो ये संख्या किस कारण के कारण जो है कमी हो सकती है हम बात करते हैं। एक तो पहला कारण होता है कि आरबीसी की संख्या में कमी आने के कारण भी हीमोग्लोबिन अपने आप घट जाता है। दूसरा कारण ये होता है कि आरबीसी की संख्या ज़्यादा टूट जाने के कारण भी हीमोग्लोबिन की संख्या या हीमोग्लोबिन की मात्रा अपने आप घट सकती है। तो यहाँ पर हमें इस जगह पर पता चल रहा है कि हीमोग्लोबिन की समस्या आई है। हीमोग्लोबिन की समस्या आने से क्या होता है, रोगी को थकान और हाथ पैरों में दर्द, शरीर में दर्द, ये समस्याएं हो सकती हैं या होती हैं। अब हम बात करते हैं कि टोटल जो ल्यूकोसाइट काउंट है, यानी कि जिसको आप शॉर्ट में टीएलसी कहते हैं। टीएलसी में हम देखते हैं कि टोटल जो हमारा ल्यूकोसाइट किसका दूसरा नाम होता है, ल्यूकोसाइट्स जो हमारा डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड कार्पुसेल्स। व्हाइट ब्लड कार्पुसेल्स को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। और ल्यूकोसाइट्स की जो संख्या होती है वो 4000 से 11000 रेफरेंस इंटरवल में आपको दिख रही है। रेफरेंस इंटरवल में आपको यहाँ पर दिख रही, रेफरेंस इंटरवल में 4 से 11000 दिख रही है, जो सेल प्रति mm³ के रूप में दिख रही है। लेकिन यहाँ पेशेंट को 6000 यानी कि 6100 सेल्स दिख रही हैं, यानी कि ये स्वस्थ दशा को दिखा रहा है। इसका मतलब है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो संख्या है उसमें कोई समस्या नहीं है। अब हम बात करते हैं जो डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट है, मतलब ल्यूकोसाइट्स के भी कई भाग होते हैं। जैसे ल्यूकोसाइट्स में हमारा अगर हम बात करें कि ल्यूकोसाइट्स 2 प्रकार के होते हैं। कुछ में कणिकाएँ पाई जाती हैं जिसको ग्रेन्युलेटेड कहते हैं, और कुछ में कणिकाएँ नहीं पाई जाती हैं जिसको हम एग्रेन्युलेटेड कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा सबसे पहले दिया गया है जिसे हम पॉलीमॉर्फ या न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फ या न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पॉलीमॉर्फ और न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। इसको पॉलीमॉर्फ इसलिए कहा गया है, पॉलीमॉर्फ और न्यूट्रोफिल्स दोनों एक ही नाम है। पॉलीमॉर्फ का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जो न्यूट्रोफिल्स होता है, ये जो कोशिका होती है, इसमें जो केंद्रक होता है, इसमें बहुत सारे ये केंद्रक जो होगा, इसमें ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे केंद्रक हैं, लगभग 5 केंद्रक जैसे दिखाई देते हैं, तो इसलिए इसको पॉलीमॉर्फ्स कहा गया है। और ये जो न्यूट्रोफिल्स होती है, न्यूट्रोफिल्स का प्रमुख कार्य जो होता है वो यहाँ पर होता है भक्षण करने का काम। न्यूट्रोफिल्स का प्रमुख कार्य क्या होता है? ये फाइगोसाइटिक नेचर का होता है। अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रोफिल्स की संख्या के बढ़ जाने से, न्यूट्रोफिल्स की संख्या बढ़ जाने से क्या समस्या होगी और घट जाने से क्या समस्या होगी। अगर न्यूट्रोफिल्स की संख्या यहाँ पर हम देखेंगे
परसेंटेज में दिया गया है 40 to 80% दिया गया है। यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स की संख्या 43.9 दिया गया है। तो अगर इसकी संख्या 40% से कम हो जा रही है, अगर इसकी संख्या 40% से कम हो जा रही है तो जो रोग उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रोपीनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रोपीनिया कहते हैं। और ये किसकी कमी के कारण हो सकता है? या तो बोन मैरो में कोई समस्या हो, या तो बोन मैरो में कोई समस्या हो, या अप्लास्टिक हो, या एनीमिया, या फिर कीमोथेरेपी के कारण भी जो है हो सकता है ऐसा, और हिपेटाइटिस के कारण भी जो है हो सकता है, या HIV के कारण भी हो सकता है, या ल्यूकोमिया के कारण भी हमारा जो है क्या हो सकता है? न्यूट्रोफिल्स की संख्या घट सकती है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर हमारा न्यूट्रोफिल्स जो है 80+ जाता है, मतलब 80% से अधिक जा रहा है, तो क्यों ऐसा होता है या इसके कारण क्या होता है? तो अगर हमारा न्यूट्रोफिल्स 80% के प्लस में जा रहा है तो इस रोग को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। और ये ऐसा होने से, या हम कहते हैं ऐसा क्यों होता है, तो जैसे कभी कभी हार्ट अटैक आता है, या फिर सिगरेट के पीनेशन के जो है आ जाने से, या टेंशन को रखने से, या फिर मान लीजिए आप व्यायाम करते हैं लेकिन किसी दिन आपने बहुत सारा व्यायाम कर दिया, तब भी आपका न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाता है, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इस प्रकार से भी आपका न्यूट्रोफिल्स की संख्या बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ जाती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर है जो है हम बात करेंगे कि लिम्फोसाइट्स, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो लिम्फोसाइट्स हैं में, तो लिम्फोसाइट्स जो होता है, ये लिम्फोसाइट्स आपने सुना होगा कि T4 लिम्फोसाइट्स होता है और B4 लिम्फोसाइट्स होता है। लिम्फोसाइट्स का प्रमुख कार्य क्या होता है? ये हमारे रक्षात्मक शैली का निर्माण करता है, और इनकी संख्या शुरुआत में तब बढ़ती है जब बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है, तो ये बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पर आपको ये वाला जो है लिम्फोसाइट्स जो दिख रहा है, लिम्फोसाइट्स की जो संख्या यहाँ पर आपको दिख रही है, ये कितना होता है? 20 से 40 होता है। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर 42 दिख रहा है, 42.3 दिख रहा है। इसका मतलब है कि लिम्फोसाइट्स की संख्या बढ़ी है। इसका मतलब है कि इस पेशेंट को किसी ना किसी प्रकार का वायरल या बैक्टीरियल या इसके अलावा किसी ना किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, तभी इस समय लिम्फोसाइट्स की संख्या बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ी हुई है। और लिम्फोसाइट्स की संख्या, अब हम बात करते हैं बढ़ जाने से संक्रमण का हमें पता चलता है। और अगर हम बात करें कि ये 20% से घट जाती है लिम्फोसाइट्स, तब क्या होगा? 20% से लिम्फोसाइट्स अगर घट जाती, इसका मतलब हमें जो संक्रमण हुआ है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, और हमारा डिफेंस सिस्टम कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है। इसीलिए हमारा जो लिम्फोसाइट्स होता है उसकी संख्या बड़ी तेज़ी के साथ घट रही है। तो फिर इसका मतलब हम समझ रहे होंगे कि लिम्फोसाइट्स की संख्या अगर बढ़ जा रही है, इसका मतलब संक्रमण अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, और अगर लिम्फोसाइट्स की संख्या घट जाती है, इसका मतलब संक्रमण हमारा काफ़ी पुराना हो चुका है, और संक्रमण के कारण हमारी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जा रही है। तो लिम्फोसाइट्स की संख्या अगर कम हो जा रही है, इसका मतलब है कि आप जान रहे होंगे कि लिम्फोसाइट्स जो है किसका फेवरेट भोजन होता है? HIV का है। मतलब वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं इओसिनोफिल्स दिया गया है। इओसिनोफिल्स की जो संख्या, इसमें रेफरेंस इंटरवल दिया गया है वो 1 से लेकर के 16% दिया गया है। यहाँ पर पेशेंट की जो रिपोर्ट में आपको दिख रहा है 13.8 दिया गया है, मतलब इसके रेफरेंस इंटरवल के बीच में है, इसको कोई समस्या नहीं है। अब हम बात करते हैं अगर इओसिनोफिल्स की संख्या बढ़ जाए, इओसिनोफिल्स की संख्या कब बढ़ती है? यदि यहाँ पर जो हमारा इओसिनोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स की अगर संख्या बढ़ जाती है, इसका मतलब है कि हमारी कहीं ना कहीं जो इम्यून सिस्टम है उसमें किसी ना किसी प्रकार की एलर्जी या हाइपर सेंसिटिव जैसे लक्षण हुए हैं, या कहीं ना कहीं इसमें पैरासाइट का मतलब होता है किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, जैसे बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन। तो जब इस प्रकार की जो है पैरासिट पाई जाती है, परजीविता होती है, तो इसको इस्नोफिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्नोफिलिया कहते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी कभी जुकाम लगातार आपको बना रहता है, तो डॉक्टर्स बोलता है कि आपको इस्नोफिलिया है। क्या है? इस्नोफिलिया है। इस्नोफिलिया इसलिए कहा जाता है, इसका मतलब है कि आपको एलर्जी है, या आप कह सकते हैं किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, हाइपर सेंसिटिव है। तो वहाँ पर इस्नोफिलिया के लिए क्या करते हैं कि अब उसका इस्नोफिलिया का ट्रीटमेंट किया जाता है।
अब हम बात करते हैं कि इसिनोफिलिया बढ़ेगा तभी जब किसी ना किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा या एलर्जी होगा या आपका शरीर किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिव होता है। तो इस प्रकार से ये अगर इसिनोफिलिया बढ़ जाती है, इसिनोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है, इसका मतलब है जो रोग हो रहा है वो इसिनोफिलिया हो रहा है, मतलब किसी भी प्रकार की एलर्जी हो सकती है, किसी प्रकार का संक्रमण हो सकता है। अब अगर अगले हम बात करते हैं, अब हम अगला बात करते हैं कि प्लेटलेट्स काउंट। जो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो रेफरेंस इंटरवल में 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है, 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। हम प्लेटलेट्स इस पेशेंट की रिपोर्ट में हम देख रहे हैं कि 2,56,000 सेल प्रति mm³ दिया गया है। इसका मतलब है इसमें कोई समस्या नहीं है। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स कब घटती हैं और प्लेटलेट्स कब बढ़ती हैं, प्लेटलेट्स के बढ़ने से कौन सी समस्या हो जाती है। तो आप जान रहे हैं कि जब प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है, जब प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है तो यहाँ पर घटने से आपको कौन कौन से रोग हो सकते हैं, मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, स्मॉल पॉक्स हो सकता है, चिकन पॉक्स हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसके कम हो जाने से समस्याएं कौन सी होती हैं। देखते हैं जब प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो जो रुधिर का थक्का बनने का है वो पीरियड घट जाता है। इसके अलावा जो हमारे चेहरे की या अन्य अंगों की जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वाहिनिकाएँ होती हैं, सिराकाएँ होती हैं, वाहिनिकाएँ होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उनके फटने का चांस बढ़ जाता है, जिससे कि हमारे शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है, नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। अब हम बात करते हैं कि प्लेटलेट्स की संख्या के बढ़ जाने से क्या समस्या होती है। प्लेटलेट्स की संख्या तभी बढ़ेगी जब या तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की इंजरी होती है, या फिर मान लीजिए हाल ही में आपको शरीर में कोई सर्जरी हुई हो, मीन्स ऑपरेशन हुआ हो, या फिर हम बात करते हैं कोई फ्रैक्चर हुआ हो। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की काउंटिंग की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। अब कहीं कहीं पर देखेंगे तो इसकी संख्या 2 लाख से 5 लाख भी दिखाई जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि आप आगे देख रहे होंगे यहाँ पर MPB लिखा हुआ है। प्लेटलेट्स काउंट के बाद में यहाँ पर MPB लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये देखिए MPB लिखा हुआ है। MPB का जो पूरा नाम होता है उसका पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में आप कहते हैं मीन प्लेटलेट्स वॉल्यूम। MPV का पूरा नाम होता है मीन प्लेटलेट्स वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी प्लेटलेट्स सेल्स का वॉल्यूम है वो बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। क्योंकि आप नॉर्मली देखेंगे जो मीन प्लेटलेट्स वॉल्यूम है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 11.6 दिख रहा है, और होना कितना चाहिए, 7.4 से 10.4, यानी कि कहीं ना कहीं जो MPV है मीन्स मीन प्लेटलेट्स वॉल्यूम है ये बढ़ा हुआ है। अब बढ़े होने से क्या खतरा होता है या कौन सी समस्याएं होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 11.6 है, और होना कितना चाहिए, 7.4 से 10.4 होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसके कम होने से क्या समस्या होती है। देखिए अगर यहाँ पर संख्या बढ़ जा रही है तो ब्लड डिसऑर्डर हो जा रहा है, क्योंकि प्लेटलेट्स की संख्या अगर कहीं ना कहीं संख्या तो नॉर्मल है लेकिन जो उसका सेल का वॉल्यूम है वो बढ़ जा रहा है। जब सेल का वॉल्यूम बढ़ जा रहा है तो सेल को कंडक्ट करने में समस्या आएगी, मतलब कहीं ना कहीं ब्लड में एरर आ रही है या ब्लड डिसऑर्डर हो रहा है। अब हम बात करते हैं जो बीमारी होती है वो कहाँ पे समस्या हो सकती है। आपका बोन मैरो जो है, बोन मैरो डिस्टर्ब हो सकता है, या फिर इसकी कमी से कौन सी समस्याएं आती हैं, इसकी कमी से कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, आपको पेन हो सकता है या पैरों में जलन हो सकती है, फूड बर्निंग हो सकती है, ठीक है, इस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो हमारी अगली जो है ब्लड है उसको आप देख रहे हैं कि MCV मीन सेल वॉल्यूम कहा गया है। MCV को एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या कहा गया है, मीन सेल वॉल्यूम या मीन कार्पुस्कुलर वॉल्यूम। ये RBC का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है, RBC का हिस्सा है। इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है, आप यहाँ पर देख रहे हैं जो लिखा हुआ है मीन सेल वॉल्यूम, इसमें आप देख रहे हैं मीन सेल वॉल्यूम
में आपको जो दिख रही क्वांटिटी जो दिख रही है 80 से 100 दिखाई गई है। अब यहाँ पर कितना दिया गया, 79.7 दिया गया है। मीन्स एक जो आरबीसी है, एक जो आरबीसी सेल है उसका वॉल्यूम बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। तो आप देख रहे हैं मतलब जो एक सेल होती है आरबीसी की जो सेल होती है इसका वॉल्यूम घटा हुआ है। अब जब वॉल्यूम घटा हुआ है तो इसके जो इनग्रेडिएंट होंगे या इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो घटा हुआ होगा। मतलब आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसके जो आरबीसी जो हैं इनकी क्रियाविधि में या इनके जो मेटाबॉलिज्म है इनमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो रही होगी। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारी आरबीसीज हैं, जो आरबीसीज में से एक आरबीसी का जो वॉल्यूम है, एक जो वॉल्यूम है वो घटा हुआ है। अब घटे होने से क्या समस्या आती है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मेन सेल वॉल्यूम आरबीसी की जो संख्या जो है, आरबीसी की संख्या में से एक आरबीसी का जो सेल वॉल्यूम है उसकी क्वांटिटी के घटने से मतलब ये होता है कि वो सेल साइज में क्यों घट गई, तो साइज में तब घट जाती है जब आयरन की कमी होती है। साइज में तब घट जाएगी जब आयरन की कमी होगी। आयरन में कमी आ जाएगी तो उसकी जो है सेल वॉल्यूम घट जाएगा। और अगर ये वॉल्यूम बढ़ गया, इसका मतलब है विटामिन B12 की कमी हो गई। अब विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है आप बेहतर जानते हैं कि एनीमिया होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। अब आप जान रहे होंगे कि जब अगर एमसीवी की वैल्यू डाउन होती है इसका मतलब हमारे शरीर में आयरन की कमी है। एमसीवी की वैल्यू बढ़ जाती है इसका मतलब है विटामिन B12 की कमी हो जाती है। ठीक है, अब अगला हम बात करते हैं। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि दिया गया है MCH। क्या दिया गया है, MCH मीन्स मीन कार्पस हीमोग्लोबिन। मीन कार्पस जो हीमोग्लोबिन है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि एक सेल में यानी कि एक आरबीसी में हमारा हीमोग्लोबिन कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मात्रा आपको यहाँ पर दिख रही है कि 27 से 32 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर 29 दिया गया है, इसका मतलब है ये नॉर्मल है। अब हम बात करते हैं इसके बढ़ने से क्या समस्या होती है और घटने से कौन कौन सी समस्या होती है। तो अगर हमारा जो मीन कार्पस हीमोग्लोबिन है, अगर इसकी वॉल्यूम में कमी आ जा रही है, कहने का मतलब ये है कि आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन है, एक सेल में कितना हीमोग्लोबिन है। अगर अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा MCHC है, मीन कार्पस हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मेन कार्पस हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आप रेफरेंस इंटरवल देख रहे हैं 32 से 35 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो आपको पेशेंट में जो दिख रहा है 36.4 दिख रहा है। इसका मतलब है कि जो मीन कार्पस हीमोग्लोबिन जो कंसंट्रेशन वैल्यू है ये कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है। ठीक है, क्या हुआ है, बढ़ी हुई है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि जो जो HC है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके कम हो जाने से कौन सी समस्या आती है। तो इसके कम हो जाने से इसका मतलब है कि आयरन की कमी हुई है, और इसकी अधिकता दिखा रही है कि आयरन की अधिकता हुई है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं RDWR का पूरा नाम क्या होता है। RDWR यहाँ पर आप देख रहे होंगे, RDWR का पूरा नाम होता है रेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ रेंज जो होगा। कहने का मतलब ये है कि आरबीसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो रेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नॉर्मल रेंज आपको दिख रही होगी 11.5 से 14.5 है। यहाँ पर 12.3 पाया जा रहा है, इसका मतलब है कि ये नॉर्मल है। अगर इसकी रेंज में कमी आ रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं आयरन की कमी है। अब हम बात करते हैं RDWA का रेंज भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो एरिया देख रहे हैं ये 57 दिया गया है और 37 से 54 होना चाहिए, इसके मध्य में होना चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पर भी इसकी अधिकता है। अब हम बात करते हैं टोटल जो आरबीसी होती हैं। आरबीसी का जो पूरा नाम होता है
रेड ब्लड कार्पुसेल्स होता है, इसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट होता है, और इनका जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है। अब हम बात करते हैं कि इनकी संख्या यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मिलियंस में दी गई है, इनकी संख्या जो यहाँ पर मिलियंस में दी गई है, यहाँ पर पेशेंट में दिया गया है 3.88 मिलियन सेल पर mm³, लेकिन नॉर्मल रेंज हमारी कितनी होनी चाहिए स्वस्थ व्यक्ति की 4.5 से 5.5 तक, यानी कि कहीं ना कहीं आरबीसी की संख्या में कमी आई है। और आरबीसी की संख्या में जब कमी आएगी तो हीमोग्लोबिन यहाँ पर आप देख रहे हैं, हीमोग्लोबिन में इसीलिए कमी यहाँ पर आपको दिख रही है, क्योंकि आरबीसी की संख्या में जैसे ही कमी आएगी हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आ जाएगी, और हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आ जाएगी तो O2 और CO2 का एक्सचेंज जो होगा या ट्रांसपोर्टेशन होगा उस पर तुरंत जो है इसको इफेक्ट डालेगा, जिससे पेशेंट को क्या हो जाएगा, पेन महसूस होगा, हाथ पैरों में दर्द महसूस होगा, थकावट महसूस होगी, वीकनेस महसूस होगा, ये सारी समस्याएं आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि आरबीसी की संख्या घट जाने से क्या होता है। आरबीसी की संख्या के घट जाने से एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। यदि इसकी संख्या बढ़ जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? पॉलीसाइथेमिया हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? पॉलीसाइथेमिया हो जाता है। ठीक है, पीसीटी के बारे में। पीसीटी का पूरा नाम क्या होता है? इसको हम प्रोकैल्सिटोनिन एक प्रो हार्मोन्स होता है जो थायराइड के द्वारा स्रावित होता है। अब जो थायराइड के द्वारा स्रावित होता है इसकी हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो क्वांटिटी दी गई है वो किस रेंज में है, तो कितना होना चाहिए, 0.10 से लेकर के 0.28 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर दिया गया है 0.28, यानी कि इसका वैल्यू कहीं ना कहीं बढ़ चुका है। तो इसका वैल्यू बढ़ जाने से कौन सा रोग हो जाता है? इसका वैल्यू बढ़ जाने से कोई ना कोई तो समस्या आएगी। इस बढ़ी हुई समस्या को क्या कहते हैं? सेप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्सिस कहते हैं। इसमें इन्फ्लामेशन होने लगता है। उसके बाद में हम बात करते हैं पीडीडब्ल्यू। पीडीडब्ल्यू क्या होता है? पीडीडब्ल्यू को हम बोलते हैं प्लेटलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन वेट्स। जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि रेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्लेटलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ जो होता है, इसका मतलब होता है कि प्लेटलेट्स की जो सेल्स हैं उनकी चौड़ाई क्या है। तो उनकी चौड़ाई अगर अधिक हो जा रही है या इनके साइज में कोई अंतर आ जा रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, उनमें इन्फ्लामेशन हो सकता है। शरीर में क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है। और संख्या अगर बहुत, इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत कम हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, या बहुत जगहों पर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, उसके बाद में हम बात करते हैं एलपीसीआर। एलपीसीआर को हम प्लेटलेट्स लार्ज सेल रेशियो बोलते हैं। इसकी कमी से भी क्या हो जाता है? इसकी कमी से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो पीसीबी दिया गया है, पैक्ड सेल वॉल्यूम दिया गया है। पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है? इसकी कमी के, अगर इसकी रेंज में कमी आ जाती है, जैसे यहाँ पर कमी आई हुई है, तो इसमें क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। और एनीमिया किन कारणों से होता है? या तो आरबीसी की संख्या घट जाती है। यहाँ पर देखिए आरबीसी का जो सेल वॉल्यूम है वही घटा हुआ है, और इसीलिए यहाँ पर क्या कहेंगे? एनीमिया हुआ है। ठीक है, एनीमिया का मतलब होता है रक्त छीड़ता बोलते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं डिफरेंट जो एब्सोल्यूट ल्यूकोसाइट्स काउंट हैं। जो हमारा ल्यूकोसाइट्स जो है काउंट है, जिसमें आप न्यूट्रोफिल्स देख रहे हैं, लिम्फोसाइट्स देख रहे हैं, यूसिनोफिल्स देख रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग पहले यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं। तो सेम फंक्शन होते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आप वीडियो देख रहे हैं, तो अगर ये जानकारी आपके लिए यूजफुल है, आपको इस तरह की जानकारी और चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम बारी बारी से करके, जैसे कि आपका विडाल टेस्ट होगा और एलएफटी होगा, केएफटी टेस्ट होगा, इसके अलावा आपका जैसे मलेरिया है, डेंगू, इस प्रकार से हम आपको रिपोर्ट्स के बारे में आपको फुल डिटेल्स बताएंगे, और इसके किस प्रकार से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज की जा सकती हैं। बट जब भी आपको मेडिसिन बताई जाए, तो अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो उसको सिर्फ ये जानकारी आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए दी गई है, आप खुद ब खुद उसको यूज़ ना करें, क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि मेडिसिन, ये जो हमारे प्रैक्टिशनर होते हैं उनको उनकी देख रेख में, आपने कोई जो डॉक्टर हैं उनकी सलाह से ही जो है मेडिसिन खुद ब खुद ना लें। वीडियो को देखकर या गूगल से सर्च करके मेडिसिन का उपयोग स्वयं ना करें। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और हमें कमेंट करिए।
फिर इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए हमारे जो है चैनल, जिसको हम अनुभव फार्मेसी, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अनुभव, अगर ये वीडियो आप अनुभव बायोमटेरियल चैनल पर देख रहे हैं तो आप इसको इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए अनुभव फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।